हेलो हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सीटेड दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। ठीक है, करना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बेटा बहुत ही नज़दीक है। हम सब जानते हैं कि हम लोग PYQs कर रहे हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज हमने कर रखी है और ये PYQs ना, जितने भी स्टूडेंट्स इस बात के जानकार हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सुन लीजिएगा कि अगर आपको पहले ही प्रयास में बिना किसी बहुत अधिक मेहनत के आप चाहते हो कि ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए, 90 या उससे अधिक आप मार्क्स कर सकें, इसलिए आपको PYQs करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और हम सीक्वेंसली 2024 से लेकर अब तक सारे पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मेनली हम लोग CTP और हिंदी को कर रहे हैं। मैथ्स को भी करेंगे, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था। मैथ्स को जब करेंगे तो मैथ्स का सीरीज जब शुरू होगा तो कुछ और नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। बेटा हम लोग ओरिजिनल पेपर करते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, कोई मिलावटी सामान नहीं बेचेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। और सटीक एनालिसिस इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी, और साथ में इस एनालिसिस से ही तो नए क्वेश्चंस बनते हैं। इम्पोर्टेंट ये, चाहते हो 30 में से 30 हिंदी में मार्क्स लेके आए तो यार जुड़ जाइए, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक काम करना है जो मेरा होगा, छोटा सा काम, कि सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर 30 नंबर चाहिए तो शेयर इतना कर दो जितना आप कर सकते हो मैक्सिमम। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अगली नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और बेटा ये ज़रूरी नहीं होता है कि सीटेट की परीक्षा आप दे रहे हो तभी आपको सीखना है। अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स कहीं पर भी देना है तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इधर उधर से जुड़ करके बनते ज़रूर हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और छोटा सा काम करना है आपको, बहुत छोटा सा। अगर आप, वैसे मुझे नहीं लगता कोई चाहता है कि मेरे कहीं से कम नंबर आए, ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी, जितने लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो या बाद में देखोगे सुनोगे, है ना, इसमें से किसी को भी पूरे में से पूरे नंबर चाहिए ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके मैं टोटल 25 मिनट लूँगा। 25 मिनट आपको मेरे साथ बने रहना है और आप जो नंबर आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हम जानते हैं कि हिंदी में जो पेपर होता है वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे आपके सामने दिख रहा है। और यहाँ पर 2 लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। जैसे कि आपने एप्लीकेशन करने के टाइम पे अगर हिंदी फर्स्ट को चूज़ किया हुआ है तो आपको यही सेक्शन करना है। अगर आपने हिंदी सेकंड को रखा हुआ है तो फिर आपको सेकंड वाला ही करना है, ठीक है। वो सेकंड लैंग्वेज इसी पेपर में आपको आगे मिल जाएगी, है ना। बस ध्यान रखना है कि लैंग्वेज फर्स्ट आपकी है या सेकंड है, ठीक है। एक बात और कि जनरली एक बहुत आम क्वेश्चन होता है कि हर विद्यार्थी को लगता है कि यार मेरा हिंदी ना बहुत अच्छा नहीं हो पाता, या हिंदी में बहुत अच्छा हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। मैं 30 में से 30 क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ अगर काम करते हो ना, मुझे अपने 25 मिनट का वक्त आप मुझे देते हो ना, तो आपकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके पूरे 30 में से 30 नंबर ही आएंगे। क्योंकि हम आपको सिखाएंगे कि पैसेज कैसे करा जाता है, हम आपको सिखाएंगे कि पेडागोजी किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और देखिएगा कैसे कितनी आसानी से चीज़ें हो सकती हैं। जनरली स्टूडेंट करते क्या है कि जैसे ही पेपर खोला तो सबसे पहले पैसेज के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे कि यार फटाफट पढ़ो ना, टाइम नहीं बचा है। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू होता है इस एग्ज़ाम को लेकर के। इस पर मैं जल्दी डिस्कस करूँगा कि कैसे अपने टाइम को आप मैनेज करें, ठीक है। चलिए, फिर भी मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी पैसेज करने से पहले, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी आपने ले रखा हो, पैसेज करने से पहले एक निगाह में आप उनके क्वेश्चंस जरूर देख लें, ठीक है। देखना है, कंप्लीटली पढ़ना नहीं है। आप एक सरसरी निगाह से इनको देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं
पैसेज में मुझे किन चीज़ों पर विशेष फोकस करना होगा, ठीक है। अगर आप देखने से आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार रीडिंग कर लें, फास्ट रीडिंग करें, बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद सीधे आप पैसेज में आ जाइए और पैसेज को इत्मीनान रख के पढ़ना शुरू कीजिए। एक बात और कहूँगा आखिरी, और अपना काम शुरू करता हूँ। आपके साथ एक बड़ी सामान्य सी घटना होती है कि जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करते हो तो 4 लाइनें ऊपर की जब खत्म हो चुकी होती, नीचे पहुंच चुके होते हो, तो ऊपर वाली 4 लाइनें क्या थी, किसके पक्ष में वो बोल रहे थे, क्या मैसेज देना चाह रहे थे, ये आपके दिमाग से कई बार निकलने लगता है। इसको बचाने के लिए ही एक तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें, पेन या पेंसिल उठाइएगा, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें जहाँ दिखती चली जाए पैसेज में उसको एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि जब क्वेश्चन करें तो उससे रिलेटेड मैटर जो होगा पैसेज में हमें दिखाई दे जाए। दूसरी बात ये होती है कि पैसेज में जितनी सूचना लिखी हो उतनी ही बात हमको करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। चलिए, काफ़ी वक्त ले लिया मैंने आपका, शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास को। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्ति का बड़े से बड़े भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला, जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष के होते ही उसके शिक्षा क्रम से कला वृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा, क्या कहते हैं वो, कि हमारा अनुभव बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकाल दी जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण इनके व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाते हैं। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढंग होती चली जा रही है। आप देख ही रहे होंगे समाज में ये सब कुछ चल रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढंग होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है। समझ लो, शरीर जो अस्वस्थ है सो है, मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का जोर चढ़ा हुआ है। इन भयानक अवस्थाओं का हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। 91 को देखेंगे, कह रहे हैं कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, कला प्रवृत्तियों पर, ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई थी। जबकि आधुनिक शिक्षा किस पर जोर दे रही है, विज्ञान पर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कैसे हैं, तार्किक हैं, तर्क प्रधान है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पैसेज के अलावा कोई भी बात सोचनी भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देख लो कैसे फटाफट आंसर हो जाएंगे आपके। 93, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा भाई। दो अलग अलग यूथ भटक रहा है ना, इसमें समाज उन्नति कहाँ से कर रहा है। उन्नति तो तब करेगा ना जब वो अपनी संस्कृति को आधार मान करके अपना विकास करना शुरू करेगा अध्यात्म के सहारे, ठीक है। 94 आते हैं, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। ऊपर पैसेज में बताया गया था कि भैया किशोरावस्था जो हो रही ना, उसमें किशोरावस्था में जो बच्चा है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जा रहा है और ज़िंदगी इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती। और अगर इतना प्रैक्टिकल आप हो जाएंगे तो समाज के साथ आपके संबंध टूट जाएंगे। और आपने पढ़ रखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर उसने समाज को छोड़ा तो पतन निश्चित है, ठीक है। अच्छा, रही बात अभी एक लाइन हमने बोली कि किशोर जो हो रहा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है। तो प्रैक्टिकल किस कारण हो रहा है, क्योंकि विज्ञान जैसे विषयों में भाव का कोई स्थान नहीं है। विज्ञान स्वयं ही प्रैक्टिकल है। इस वजह से जिन चीज़ों को आपने सीखा है, पढ़ा है, उन्हें आचरण में आज ले आए हैं आप। ऐसा कुछ नई बात थोड़ी ना है। 95 देखेंगे,
समूह में भिन्न कौन सा है? तो सिंपल है, अव्यक्ति, क्योंकि ये सारे अव्यक्तियां हैं, अव्यक्ति मुख्य हो जाएगी। आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है। नोटिस कीजिएगा, जो भी शब्द है ना वो निपात है। क्यों? निपात वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के बीच में आकर के किसी एक के लिए बलपूर्वक मतलब उस पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है उसके कारण। ठीक है, तो आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है। अब देखिएगा, जैसे मैं कह दूं कि मैं तो हूं ना, तो या मैं भी हूं ना, तो मैं भी हूं ना का मतलब हो गया कि मैंने भी के कारण मैं पे बहुत ज़्यादा जोर चला गया, तो भी क्या बन जाएगी? निपात बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वर्ड शब्द निपात हो सकते हैं जो किसी दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच में आकर के किसी एक के कारण किसी एक पर बल देने का काम करते हैं। ठीक है, 97 ऊपर मिल जाएगा। विकसित शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा बच्चा पीछे लगता है, तो विकास प्लस इत, तो प्रत्यय क्या बन गया? इत। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? दुखद है, सुख तो नहीं दे रहा। 99 देखिएगा, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया? विज्ञान को। इस पर तो पूरा पैसेज बेस्ड है। शुरू करते हैं। देखिए, ऊपर वाले पैसेज के सारे क्वेश्चन हो गए बच्चा। अब हम लोग पैसेज करेंगे 100 से 105 के बीच। ठीक है, शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसकी लाइंस को, पैसेज को। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। ये किसकी बात कर रहे हैं लेखक? ये बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की। हम सब जानते हैं कि हिमालय पर्वत हमें आर्थिक, सामाजिक या और प्राकृतिक कई तरह से उसने हमें सुरक्षा देने का काम किया है, हमें पोषित करने का काम किया है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब शक्ति लग जाती है तो इसी हिमालय पर्वत पर आकर के हनुमान जी जड़ी बूटी लेके जाते हैं। तो एक ऐसा कह सकते हो कि रत्नों का भंडार है हमारा हिमालय पर्वत। तो उसी के प्रशंसा में लिखा जा रहा है कि साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकरीट। जननी कौन? धरती माँ, भारत माँ की बात हो रही। मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग में किस महिमा का वितान। कैसी अखंड या चिर समाधि यतिवर, कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा कि जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। हिमकरीट क्या हो सकता है? बर्फ का मुकुट। हम सब जानते हैं हिम मतलब होता है बर्फ और क्रीट का मतलब यहाँ पे मुकुट हो जाएगा। उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि जो हिमालय पर्वत का जो टॉप है, चोटी है, वो बर्फ से आच्छादित है, ढकी हुई है। ठीक है, इसलिए विशेषण लिखा गया है। 101 आएंगे, नगपति का विग्रह। तो रत्नों का पति, नगपति का विग्रह क्या होगा? रत्नों का पति मतलब तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें विभक्तियों का समावेश होता है, वे तत्पुरुष कहलाते हैं। 102 आएंगे, किसी पंक्ति में कहा गया है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? सिंपल है यार, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। पौरुष समझ तो सामर्थ्य को बुलाते हैं, शक्ति को बुलाते हैं, यौवन को बुलाते हैं, ऊर्जा बल को कहते हैं, कुछ भी समझ सकते हो आप। पूंजीभूत का मतलब होता है जिसने ऐसी ऊर्जा का भंडारण कर रखा हो, और ज्वाल तो समझते ही हो। ठीक है, तो पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल इस लाइन में कहा गया है। जिसे जीता ना जा सके वो अजय होगा। आपने कभी वन वर्ड पढ़े? हिंदी में कई बार बेसिक हिंदी भी पूछ ली जाती है ग्रामर के थ्रू, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। 104 में देखेंगे, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि? निस्सीम समझ तो विसर्ग संधि इसमें आ जाएगी, क्योंकि इसको लिखा जाएगा जब ब्रेक कराएंगे तो इसको लिखेंगे निह प्लस असीम। तो जो निह लिखा जा रहा है ना, ये विसर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वो समाधि में क्या है?
लीन है ना, स्थिर है, स्टेबल है, आज तक डिगा नहीं, हिला नहीं, इस वजह से। आते हैं कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, सारा खत्म हो गया। हम सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन आपका 15 नंबर का होता है। बचे 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। शुरू हो जाती है यहाँ से आपकी पेडागोजी। और जो बच्चे पेपर 2 देने जा रहे हैं या पेपर 1, फिलहाल तो मैं ये पेपर 1 करा रहा हूँ, तो पेपर 2 वाले बिल्कुल ना सोचे कि यार मेरा तो पेपर 1 है या 2 है, सॉरी, तो वो इस पेपर 1 को कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पेडागोजी कॉम्प्रिहेंशन सबके समान होते हैं, ठीक है। बस अंतर इतना होता है कि कई बार पेपर 2 का जो हिंदी होता है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्वेश्चन लेंदी हो गया। अब उसको पढ़ करके समझने में, पेडागोजी निकालने में थोड़ा सा वक्त आपको ज़्यादा लगता है, बस, बाकी कुछ नहीं है। पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? बड़ा सरल सा उद्देश्य होगा भाई, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन ही तो करोगे। आकलन का मतलब ही यही होता है कि आप कितना सीख चुके हो, कितना जान चुके हो, किस तरीके से भाषा के शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है, लिखने अथवा पढ़ने में या बोलने में। 107 में आएंगे, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका? प्रभावी तरीका समझ लो ना, आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होगा? श्रुत लेख, डिक्टेशन इसको कहते हैं, है ना। कहानी लिखना, कहानी कहना, घटना का वर्णन करना, इसमें तो भाषा का आकलन हो सकता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज को आप यहाँ पे असेस कर सकते हो, क्योंकि कहानी कहने में कहीं ना कहीं आपके चिंतन, विचार, भाषा शैली, अनुतान, ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। और कहानी लिखने में भी आ जाएंगे, घटना का वर्णन करने में भी ये चीज़ें आ जाएंगी, कहीं ना कहीं भाव आपका जरूर इसमें जुड़ा होगा। श्रुत लेख में सिंपली कुछ नहीं करना है, अध्यापक जो बोल देंगे वो आपको लिखना होता है, जिसमें आपका क्या, ठीक है। तो इसमें भाषा का आकलन नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी बच्चे को अच्छा श्रुत लेख कर सकता है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उसने भाषा बहुत अच्छी सीख ली है ना। 108 की देखेंगे कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षण की प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतया सही है। 109 यहाँ मिलेगा भाई। 109 बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा क्या? देखिए, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा करके अभिभावकों को दिया, मतलब उसने क्या किया है? पोर्टफोलियो के आधार पर जानकारी दी है, ठीक है। इसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है जो ऊपर क्वेश्चन में किया गया है। पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आता है क्या? चित्र बनाना, ठीक। जो चित्र बनाना है वो पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आता है। 111 में आएंगे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है अक्षरों की पहचान करना। देखिए, अगर कोई बच्चा सीक्वेंशियली क्रमानुसार अक्षरों की पहचान नहीं कर पा रहा तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो पढ़ने में ठीक नहीं। बच्चा अनुमान लगा के पढ़ सकता है, संदर्भानुसार पढ़ सकता है, पढ़ने के उद्देश्य का उसको पता होना चाहिए, है ना। भाषा अर्जन की क्षमता किससे संबंधित है? चौमस्की से। चलो भाई, 113 नंबर पे आ गए हम लोग हैं। और बड़ा सरल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो क्या होगा? बाल साहित्य। मेरी बात सुनिएगा, एक मिनट। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता होगा कि हम पीवाई क्यूज क्यों करें ना, किसी को ऐसा लगता है। और दूसरी बात यह है कि पीवाई क्यूज करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से पेपर बनता है, आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का जवाब यही क्यों बनता है। तो बच्चा, अगर चाहिए ना आपको पूरे नंबर तो देना पड़ेगा ना पूरा समय। शुरू करते हैं। इसका उत्तर तो आपको हमें बता ही चुका था। 114 नंबर को देखेंगे। यहाँ पे बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात कैसा है? स्वाभाविक है? बिल्कुल। क्यों नहीं भाई, क्यों स्वाभाविक नहीं? बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं तो ये नेचुरली है, कहने दीजिए उन्हें, ठीक है। 115 में आएंगे, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी
सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग भी तो है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो फिल करने वाले होते हैं, इनको अगर एक बार फिल करके वहाँ रख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा आपका पेपर, गलतियाँ नहीं होंगी, कहने का मतलब है ना। हमें यहाँ पर अपनी गलतियों को ही तो रोकना है। 116 नंबर में आएंगे, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या है, सहायक हैं। जितना ज़्यादा ये चीज़ें मिलेंगी उतना भाषा का विकास होता चला जाएगा। 117 को देखेंगे, 5वीं कक्षा के सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आज सब लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। देखिए ये जो वो यूज़ कर रही ना, ये वाला साइन, ये मतलब ये वाला, ये अनुनासिक चिन्ह कहलाता है और हर शब्द पे यूज़ भी नहीं किया जाना चाहिए। तो वो क्या है भाई, ये ऑप्शन बनेगा चौथा। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के का अति सामान्यकरण करती, मतलब जहां चाहती वहां लगा देती, ये सामान्यकरण हो गया। ठीक है, बाकी मैं मैच करा देता हूं एक बार। किसी किसी को लग रहा होगा कि यार ये तीनों ऑप्शंस क्यों नहीं बने। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, देखो जानती थी तभी लगा रही थी। सजग होती तो उसे पता होता कि किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना। लापरवाह तो कह नहीं सकते हम बच्चे को। ठीक है, 118 में आएंगे, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते में समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो वो है आपका बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, तभी तो उसकी भाषा को आप पोषित कर पाओगे। 119 में आएंगे, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को बोलने और क्षमता में लैस होते हैं, है ना। तो समझने और बोलने की क्षमता से क्या होते हैं, लैस होते हैं, मतलब उनके पास होता है ये। ठीक है, 120 में आएंगे, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या सीखोगे भाई, उसकी अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। ठीक है, सो आज की क्लास आपकी हो जाती है यहाँ से। 120 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है बच्चा सभी को समझ में आ गया होगा। जिसे भी ना आया हो तो मैं क्या कहूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा, तो कहीं कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलेंगे और आपके लिए एक बेहतरीन मटेरियल हम लोग रेडी कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में बना रहा हूँ, तो जल्दी ही वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन नए सीट के साथ। सी यू। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पढ़ के सीख लीजिएगा।